बेटा देखो हम शुरू कर रहे हैं अपनी थर्ड बुक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वाली बुक शुरू कर रहे हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर हम निकालेंगे। फर्स्ट चैप्टर है बच्चे हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, ये जो हमारी बुक है ये कंपनी अकाउंट्स पे ही बेस है, कंपनी की ही बुक है। तो हमने जो अभी तक पढ़ा है बच्चों जी वो पढ़ा था हमने पार्टनरशिप। ठीक है, जो हमने फर्स्ट बुक पढ़ी उसमें पार्टनरशिप की पूरी चैप्टर थे और एक चैप्टर था हमारा एनपीओ। वो एंटायरली डिफरेंट था, ये बुक एंटायरली डिफरेंट है। ठीक है, तो हमारा जो इसका पहला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, बहुत ही इजी सा चैप्टर है। इसमें सारा कुछ आपका कुछ प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट हमें अच्छे से समझना है, उसे लर्न करना है। ये लर्न हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो इस बुक के आपके आने वाले चैप्टर्स आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएँगे। ठीक है बच्चे? सबसे पहले हमें बात समझनी है जी, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं, कंपनी की पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है? जो कंपनी अकाउंट्स है हमारी, जो कंपनी अकाउंट्स है इसके मोस्ट ऑफ दी जो चैप्टर्स है हमारे गवर्न होते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013। बेटा हमारा कंपनीज एक्ट इंडिया में न्यू आया था, मतलब ये बेसिकली चेंज हुआ था कंपनीज एक्ट 2013 में। तो इसके अकॉर्डिंग ऊपर जो बेस्ड है हमारे ये सारे चैप्टर्स हैं, इस पूरी बुक के अंदर हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। बेटा पहली हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हो गई बैलेंस शीट। दूसरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट कंपनीज के केस में ये अब हमें ध्यान रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं रह गया, पहले ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था। अब ये मैं जान के प्रॉफिट एंड लॉस लिखा था आपको बताने के लिए, बट अब इसका नाम हो गया है कुछ ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं रहा। याद रखेंगे ये क्या हो गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड नोट्स टू अकाउंट्स। और फोर्थ हो गया जी हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों जी, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये चार हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में बात करनी है। ठीक है जी। सर कैश फ्लो तो इस बुक का बेटा हमारा लास्ट चैप्टर है ही। तो सबसे पहले हम अभी बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, यो सॉरी बैलेंस शीट की। बच्चे देखिए अभी तक जो हमने पार्टनरशिप के अंदर बैलेंस शीट बनाई वो हॉरिजॉन्टल बनाते थे या वर्टिकल, बताओ बच्चों जी। हॉरिजॉन्टल बनती थी, हॉरिजॉन्टल बनती थी जी, बिल्कुल ठीक। ये किसने आंसर दिया है अभी वैसे, सादिक, सादिक ने। तो ये चौड़ में क्यों आंसर देता हो इतने, हमेशा कैसे रौब से में आंसर देता है। दे- ढंग से बोल, ढंग से बोला कर, ढंग से पोलाइटली। सॉरी बोलने से क्या होता है, चौड़ में पता नहीं आंसर देता है। अच्छा ठीक है चलो कोई नहीं। देखो जी, बैलेंस शीट हम बात कर रहे हैं बेटा, अभी तक हम ये बैलेंस शीट बनाते थे, हॉरिजॉन्टल बनाते थे। ये हमारी साइड होती थी लायबिलिटी साइड, अमाउंट, और एसेट साइड और अमाउंट। ठीक है जी। बट अब हमें ध्यान रखना है ये जो हम बैलेंस शीट बनाते थे ये बच्चे पार्टनरशिप में बनती थी। और अब जब हम कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी में वर्टिकल बैलेंस शीट बनेगी। ऐसा नहीं है कि जी हमें अब पार्टनरशिप में भी वर्टिकल बनानी, नहीं, ये बैलेंस शीट हमारी पार्टनरशिप के लिए रहेगी। हमें पूरी फर्स्ट बुक में यही बैलेंस शीट बनानी है। बट जब हम कंपनी अकाउंट्स की बात करेंगे, चाहे एनालिसिस वाली बुक की बात करें, चाहे जो हमारी थर्ड बुक है कंपनी अकाउंट्स, उसे आप थर्ड बुक बोलो या सेकंड बुक बोलो, उन दोनों बुक्स में हमारी वर्टिकल बैलेंस शीट बनेगी बच्चे, ये वाली। मैं बनाता हूँ एक सेकेंड। एक मिनट बच्चों।
अच्छे से बेटा समझेंगे, सिर्फ हमारी जो क्लास है कुछ आप थोड़ा बहुत जो नोट करना चाहें कर सकते हैं, समझने का काम है बहुत इम्पोर्टेंट। ये हमारा बेटा इसके अंदर है पर्टिकुलर्स, ये नोट नंबर जो कि हमने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी देखा था, ये हमारा नोट नंबर हो गया। ये हमारा करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर। ठीक है, देखो जब हम कंपनी की पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बना रहे थे तो उसमें हम सिर्फ करंट ईयर का डाटा लिखते थे, बट जब हम कंपनी की बैलेंस शीट की बात करेंगे तो ये बच्चे इसमें हमें दो कॉलम बनाने हैं, ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ये हमारा करंट ईयर है। ये प्रीवियस ईयर और ये हमारा क्या है, करंट ईयर, मतलब लास्ट ईयर का डाटा भी आएगा, करंट ईयर का डाटा भी आएगा। ठीक है, अभी जो बैलेंस शीट हमारी बनती है ये हमें ध्यान रखना है। मैंने अभी बोला कंपनीज एक्ट 2013 की बात हो रही है, तो ये शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग बनती है। शेड्यूल 3 पार्ट 1। बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, देखो ऊपर एक बार दोबारा स्क्रीन आपको शो करता हूँ। ये जो बैलेंस शीट हम बात कर रहे हैं, शेड्यूल 3 पार्ट ये 1 के अकॉर्डिंग बन रही है, और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है शेड्यूल 3 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग बन रहा है। तो ये आपको याद रखने हैं 1 मार्कर्स के हिसाब से। शेड्यूल 3 यार नाम हो गया ना, जस्ट कुछ नहीं है। शेड मतलब उस पैराग्राफ में उस जगह कंपनीज एक्ट 2013 की बात कर रहे हैं ना, तो उस एक्ट के अंदर उस शेड्यूल में उस पैराग्राफ में उस पेज नंबर पे ऐसे समझ लो, मतलब कि ये बात आपको बताई गई है जी, बैलेंस शीट ऐसे बनानी है। ठीक है, नाम है जस्ट, और कुछ नहीं है। अब प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। अब ये जो बच्चे हमारी बैलेंस शीट बन रही है ना, इसमें हमारे पास कुछ और भी चेंजेस हैं। क्या चेंजेस हैं? अभी जैसे हम यहाँ पे लायबिलिटी साइड लिखते थे, बट हमारी ये जो न्यू बैलेंस शीट है, इसमें इसका नाम भी चेंज हो गया है बच्चे, इक्विटी एंड लायबिलिटी हो गया है। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, सिर्फ लायबिलिटी नहीं लिखना, इक्विटी और लायबिलिटी साइड लिखना है। और दूसरी तो हमारी वही रहेगी जी, एसेट साइड। अभी मैं डिटेल में बताना शुरू कर रहा हूँ आपको बैलेंस शीट के लिए, ध्यान से बस समझते रहेंगे। टोटल जैसा कि हम सभी को पता है इक्वल ही आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, और ये हमारी क्या है, एसेट साइड। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ये आ गया जी बच्चे मेरा नोट नंबर का कॉलम। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आती है। यहाँ लास्ट ईयर का डाटा, करंट ईयर का डाटा, अब ये नोट नंबर का है। अंदर डिटेल में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा नोट नंबर का हिंट दे देता हूँ, फिर मैं अंदर आपको डिटेल में इसको समझाऊंगा जी। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता था जब हमें पार्टनरशिप वाली बैलेंस शीट बनाते थे, तो यहाँ पे बच्चे हम लिखते थे जी लैंड एंड बिल्डिंग, मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी, और यहाँ पे इसकी फिगर हमने लिखी जी 10 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करा 1 लाख, और टोटल बाहर लिख देते थे 9 लाख। बट जब हम कंपनी की बैलेंस शीट की बात करेंगे तो कंपनी की बैलेंस शीट में ये ऐसे नहीं बनेगी। कंपनी की बैलेंस शीट में क्या होगा, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये जो चीज़ें हैं हमारी डायरेक्टली एक हेड के अंदर आ जाएंगी। जैसे सारी की सारी आप देखिए टेंजिबल एसेट्स है ना, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, और यहाँ पे एक नोट नंबर आएगा। सपोज ये नोट नंबर डला हुआ है जी 4, और यहाँ पे फिगर लिखी हुई है जी ये 10 लाख रुपीज़ है, ये 15 लाख रुपीज़ है। तो अब मुझे अगर करंट ईयर की अपने टेंजिबल एसेट्स देखनी है, तो मुझे ये पता चल रहा है जी मेरी टेंजिबल एसेट्स का टोटल 15 लाख रुपीज़ है। अब इसमें कौन-कौन सी मेरे पास टेंजिबल एसेट्स हैं, लैंड कितनी है, प्लांट कितना है, या उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हुआ है इस साल, कुछ एप्रिसिएशन हुआ है, तो उसके लिए आई हैव टू रेफर नोट नंबर 4। बात समझ में आ गई बच्चों? जैसे कि जब आप क्वेश्चन करते हो, कई बार हम बुक में कुछ इलस्ट्रेशन देख रहे हैं तो उसमें स्टार बना होता है, और स्टार का मतलब होता है जी उसका जो हिंट है, जो उसने कुछ सॉल्व किया हुआ है वो नीचे कहीं पे लिखा हुआ है। तो सेम चीज़ है, नोट नंबर का मतलब हो गया इस टेंजिबल एसेट्स में आपके पास कौन-कौन सी एसेट्स हैं, कितनी एसेट्स हैं, ये जो डिटेल है इसकी, ये कहाँ पे चली जाएगी, हमारी नोट नंबर में। इतनी बात समझ में आई बेटा सभी को? अभी हमने बात करी, अभी चल दोबारा बताता हूँ। अभी हमने बात करी कि जो बैलेंस शीट बन रही है हमारी शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग बन रही है। नई बैलेंस शीट में 2 साइड हैं। उन 2 साइड्स के नाम क्या है? इक्विटी और लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। ठीक है? फिर मैंने बोला जी लास्ट ईयर का डाटा भी है, करंट ईयर का डाटा भी है, सो दैट हम कंपेयर कर पाएँ।
फिर नोट नंबर का मतलब है हिमांश, ये जैसे हमने एसेट्स लिखी 15 लाख रुपीस, तो इस 15 लाख रुपीस की एसेट्स में हमारे पास कौन कौन सी एसेट्स हैं, किस एसेट्स पे कितना एप्रिसिएशन क्या डेप्रिसिएशन हुआ है, उसकी जो डिटेल है वो डिटेल हमें कहाँ मिलेगी, नोट नंबर 4 में। नोट नंबर 4 आप ऐसे समझे बच्चे, सिंपल वर्ड्स में वर्किंग नोट्स, ठीक है। उसकी डिटेल हमें कहाँ मिलेगी, वर्किंग नोट्स में। इतनी बात समझ में आ गई अंश? हाँ जी, इसकी डिटेल वहाँ मिलेगी। ये कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, वो हम सीखेंगे अभी। जैसे कि देख दोबारा बताता हूँ, ये हमने यहाँ लिखा जी, लैंड एंड बिल्डिंग ये कर लेते हैं जी 14 के लिए 5 लाख। अब यहाँ पे इस बैलेंस शीट में क्लियरली आपको दिख रहा है जी, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख है, प्लांट एंड मशीनरी 10 की थी, 1 का डेप्रिसिएशन रह गया 9, तो टोटल तो 14 ही आ रहा है। अब ये दोनों क्योंकि हमारी टेंजिबल एसेट्स हैं, तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिखा जी 15। अच्छा, ऊपर टोटल 14 था, ये 15 मान लो अभी। तो इसमें 15 में कौन कौन सी एसेट्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, प्लांट एंड मशीनरी कितना है, वो देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा जी नोट नंबर 4 में। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब बेटा इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में हमारे पास हेड और सब हेड की बात होती है। इक्विटी और लायबिलिटी साइड में चार सब हेड होते, चार मेजर हेड होते हैं, फिर उनके फर्दर सब हेड होते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज जो साइड है, इसमें जो बच्चे हमारे मेजर हेड है, पहला मेजर हेड है शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है जी, शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में चार मेजर हेड हैं, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। ये बच्चे हमें नहीं करना, हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। तो हमारे लिए सिर्फ तीन रह गए, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं हम एसेट साइड में। एसेट साइड में बच्चे हमारे पास दो मेजर हेड हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ठीक है जी। एसेट साइड में दो मेजर हेड हैं बच्चे हमारे पास, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ये हम मेजर हेड की बात कर रहे हैं, फिर इनके अंदर हमारे पास सब हेड आ जाएंगे। ठीक है, चलिए ये समझाता हूँ मैं आपको। बेटा आप सब अपनी अपनी बुक खोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली, उसके अंदर पेज नंबर 1.5 निकालेंगे, न्यू बैलेंस शीट का फॉर्मेट है हमारे पास, उसको समझना है जरा अभी हमें। देखिए ये निकालेंगे पेज नंबर 1.5, ओल्ड और न्यू सभी बुक्स में आपको ये मिलेगी। हो गए 15 मिनट। मिल गए बच्चे सभी को? देखिए इसको समझना शुरू करते हैं। शेयर होल्डर्स फंड, बेटा नाम आप अच्छे से समझेंगे, देखिए शेयर होल्डर का पैसा, ठीक है। अब ये हमारा कहलाता है मेजर हेड। इस हेड के अंदर दो सब हेड होते हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। बेटा मैं आपको समझा दूंगा काफी सारी, बट आपको स्टिल ये बैलेंस शीट याद करनी पड़ेगी। ये भाई इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हेड और सब हेड के लिए, कैसे वो अभी जब हम ये चैप्टर कर लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इसमें से क्वेश्चंस आपसे किस तरह के पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन आप चैप्टर कर लेंगे तो आगे भी आपके लिए हेल्प हो जाएगी। ये शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, दो हमारे पास इसके ये सब हेड हो गए। अच्छा जी, तो तीसरा आपको सब हेड दिख रहा है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, आप इसको अपनी बुक में एनए लिख लेंगे इसके आगे, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो शेयर होल्डर फंड के लिए हमें दो ही सब हेड पढ़ने हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा ये जो मेजर हेड है ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है।
तो थर्ड पे आ जाते हैं जी नॉन करंट लायबिलिटी। एज द नेम सजेस्ट नॉन करंट या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इसके अंदर 4 सब हेड हैं। दूसरा सब हेड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये अगेन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको आप कट कर देंगे। फिर करंट लायबिलिटी के अंदर 4 सब हेड हैं। एसेट्स के अंदर आते हैं एसेट्स, फिर पहला हमारे पास नॉन करंट एसेट है, दूसरा जैसा कि मैंने आपको बताया करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट्स के अंदर बचे 5 सब हेड हैं हमारे पास। फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस और अदर नॉन करंट एसेट्स। जिनके आगे ये आपको एनए लिखा हुआ दिख रहा है, इनकी हमें डिटेल नहीं पढ़नी। फिर करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास ये 6 सब हेड हैं। ठीक है, अब इनको हमें एक एक करके बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझना है। मैंने इसके सारे नोट्स बनाए हुए हैं, वो मैं आपको अभी ग्रुप में भेज दूंगा। तो वो अपने आप जरूर पॉजिटिवली सभी स्टूडेंट्स रजिस्टर में नोट कर लें या उसका प्रिंट आउट ले लें। मैं आपको नोट्स अभी भेज दूंगा इसके कि किस सब हेड के अंदर और हमें फर्दर अंदर की चीज़ें क्या क्या लर्न करनी है। देखिए मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। पहले एक बार अगर हम इसको रिवाइज करें तो हमने देखा जी 2 साइड्स हो गई बच्चों हमारी, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के 3 मेजर हेड, अब मैं 4 नहीं बात कर रहा, 3 की बात कर रहा हूँ। 3 हमें याद रखने हैं, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ठीक है बच्चे, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। फिर एसेट साइड के अंदर 2 मेजर हेड हो गए, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। डन। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर जो सब हेड है, पहला सब हेड शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। बच्चे पहले इसको समझते हैं जी शेयर कैपिटल क्या है। बच्चे अब जब हम अपनी थर्ड बुक कंपनी वाली शुरू करेंगे तो अब उसमें हमारा पहला चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स, फिर इशू ऑफ डिबेंचर। तो वहां पे अब शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। शेयर कैपिटल क्या होती है? कंपनी का पैसा, जो कंपनी की कैपिटल होती है, कंपनी उसको स्मॉल डिनोमिनेशंस में डिवाइड कर देती है और एक डिनोमिनेशन क्या कहलाती है? शेयर। तो अब जो शेयर कैपिटल जितनी भी तरह की आपके पास होगी, देखिए हम सभी को बताए इक्विटी शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं। देखो जब हम शेयर कैपिटल की बात करेंगे बच्चे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसके अंदर अब बहुत सारी डिटेल हमारे पास आनी शुरू हो जाएगी। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ये क्या होती हैं? ये बेटा हम धीरे धीरे हम जब पढ़ते जाएंगे, अपनी वो तीसरे वाली बुक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑथराइज शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, ये सारे वर्ड्स इसके अंदर आएंगे। मैं आपको सारे इसके नोट्स भेज दूंगा। मतलब आपने क्या ध्यान रखना है, किसी भी तरह की शेयर कैपिटल हो तो आपके पास वो शेयर कैपिटल के सब हेड और मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड में आएगी। फिर आते हैं बच्चे रिजर्व एंड सरप्लस पे। रिजर्व एंड सरप्लस का क्या मतलब हो गया? हमारे पास नाम से समझ में आ रहा है, पूरे ईयर में हम पढ़ते आए ना रिजर्व, सरप्लस, प्रॉफिट्स। तो ये रिजर्व का हमारे पास मतलब है जितने भी तरह के हमारे पास बच्चे प्रॉफिट्स होंगे, लाइक जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, कंटिंजेंसी रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम। जिस भी चीज के एंड में रिजर्व वर्ड लग जाएगा, फंड वर्ड लग जाएगा, जो प्रॉफिट को बात कर रहा है, वो सब किस सब हेड के अंदर आएंगे? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएंगे। मतलब मैं देखो आपको दोबारा एक बात समझाऊं, जब हम पार्टनरशिप वाली बैलेंस शीट की बात कर रहे थे, अब ध्यान से देखना बच्चे, तो यहाँ पे हम लिखते थे जी जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस लिखते थे, ये सारे वर्ड। अब ये सारे वर्ड यहाँ डिटेल में नहीं आएंगे। जब हम अपनी न्यू वाली कंपनी वाली बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है, जब हमने ये वाली वर्टिकल वाली अपनी बैलेंस शीट बनाई तो यहाँ पे हमने लिखा जी रिजर्व एंड सरप्लस। इसके अंदर आ गया जी नोट नंबर 2, ये हमारा करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे 10 लाख रुपीज लिखा है, तो हिमांश समझ
अब ये इसका मतलब है इस 10 लाख रुपए के कौन कौन से रिजर्व एंड सरप्लस है, इसके लिए आपको क्या देखना है जी, नोट नंबर 2। और नोट नंबर 2 हमने कुछ इस तरीके से बनाएंगे, अभी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा आपको। ये हमने बनाया जी नोट नंबर 2। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है जी जनरल रिजर्व पड़ा है 4 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पड़ा है 4 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा है 2 लाख, तो टोटल 10 लाख हो गया ना। बात समझ में आई सभी स्टूडेंट्स को बेटा? ये नोट नंबर का मतलब है इसके अंदर की जो डिटेल है वो सारी नोट्स में जाएगी, ठीक है। हाँ, ये हेड और सब हेड आपको याद करने हैं। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, एक एक चीज का समझा रहा हूँ, कौन सी चीज कैसे लर्न होगी। इसके अंदर सारे शेयर कैपिटल की डिटेल, जितने भी आपके पास प्रॉफिट्स होंगे वो सब किस सब हेड के अंदर आएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएंगे। सी हमें ये करना नहीं, ये करना नहीं। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, बेटा नॉन करंट लायबिलिटी का जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है वो लायबिलिटी जो फॉर मोर देन 12 मंथ्स है, यही पढ़ा हुआ है ना हमने। वो लायबिलिटी जो मोर देन 12 मंथ्स के लिए एग्जिस्ट करती है वो नॉन करंट लायबिलिटी कहलाती है। और नॉन करंट लायबिलिटी का एक और नाम हमारे पास क्या होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इसमें सबसे पहला जो सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये पॉपुलर है बेटा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब आ गया हमारे पास लोन, डिवेंचर्स, वो सब किसके अंदर आएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। डेफर टैक्स लायबिलिटी नहीं करना। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो यहाँ नहीं आएंगी बेटा वो इसमें आ जाएंगी। और फिर हम आ जाते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस पे। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का मतलब वो प्रोविजंस जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए बनाए हुए हैं। देखो मैं आपको 1 मिनट वेट करेंगे, दिखाता हूँ इसमें नोट्स में मैं आपको कैसे भेजूंगा। देखो मैंने मेरी वाली बुक में आपको मैं इसके नोट्स भेजूंगा, सारे इस तरह से कलेक्ट कर रखे हैं। देखिए जी, जैसे रिजर्व एंड सरप्लस आप देखिए ध्यान से, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर मैंने सारी चीज़ें लिख दी एक जगह पे, तो आपको लर्न करने में भी आसानी रहेगी। ये कई सारी बुक से बेटा कलेक्ट करके बनाए हैं, डी के गोयल सर की बुक से, टी एस ग्रेवाल सर की बुक से। हाँ, बच्चे बस अभी नाम याद रखो यार आप, अभी हम धीरे धीरे डिटेल में बात करेंगे। आपके लिए अभी आसान तरीका इतना है इसको याद करने का, किसी भी चीज के एंड में आपको वर्ड फंड वर्ड आ जाएगा, रिजर्व वर्ड आ जाएगा, तो वो किस हेडिंग में आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग के अंदर, ठीक है। अब हमें एग्जाम में छोटा सा आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ओरल क्वेश्चन ही है। ओरल ओरल क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ, जरा मुझे आप ध्यान से एक बात समझाएंगे। जैसे कि आपसे पूछा गया जी जनरल रिजर्व का आप हेड और सब हेड बताएं। ट्राई करें बेटा, कोई भी बच्चा सिंपल सा सॉल्यूशन आपके सामने ही है। हमसे एग्जाम में पूछेगा जी जनरल रिजर्व है, उसका आप हेड और सब हेड बताओ बच्चे। देखो उसका सब हेड क्या हो गया, ये दिख रहा है हमें, रिजर्व एंड सरप्लस। और जो मेन मेन हेड है उसका वो क्या हो गया, शेयर होल्डर्स फंड। देखिए बुक में दिखाता हूँ मैं आपको, जनरल रिजर्व हमारा, जनरल रिजर्व इसमें था, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएगा। तो इसका जो हमारा सब हेड है वो रिजर्व एंड सरप्लस, और मेजर हेड क्या हो गया, शेयर होल्डर्स फंड। हिमांश बात समझ में आई बेटा? इस तरह से हमसे पूछा जाएगा इसमें क्वेश्चन, जो पॉपुलरली अक्सर आता है। ये सब हेड रिजर्व, देख ये तो हेड है, सभी दोबारा समझो बेटा, ये मेजर हेड है, 1 2 3 4, ये मेजर हेड है, ये सब हेड है, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का किस हेड या सब हेड में हेड और सब हेड में आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सरप्लस हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। तो उसका मेजर हेड क्या हो गया, शेयर होल्डर फंड। सब हेड क्या हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। ये हमें लर्न करना है, 2 4 क्वेश्चन करेंगे तो लर्न हो जाएगा। और कैसे लर्न करना है वो कलेक्शन मैंने आपके लिए, सारा डाटा एक जगह मैंने कलेक्ट कर दिया है आपके लिए, ठीक है जी। चलिए अगला समझते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मैंने बताया था बेटा, देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे पास क्या है, टर्म लोन, सिक्योर्ड लोन, मॉर्टगेज लोन, डिबेंचर्स, अनसिक्योर्ड लोन, बॉन्ड्स और पब्लिक डिपॉजिट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नाम से सजेस्ट कर रहा है लंबे टाइम की उधार बेटा, फॉर मोर देन 12 मंथ्स। तो आसान तरीका, कोई भी लोन है,
चाहे वो टर्म लोन लिख दे आपको कंफ्यूज करने के लिए, सिक्योर्ड लोन लिख दे, अनसिक्योर्ड लोन लिख दे, मॉर्टगेज लोन लिख दे, लोन आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर ही, ठीक है। देन अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में हमारे पास आएगा जी प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन चाहे डिवेंचर्स का हो या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हो, प्रीमियम जो कि हमें देना ही, ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में जैसा कि मैंने समझाया, लॉन्ग टर्म के प्रोविजंस, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, एनकैशमेंट ऑफ एम्प्लॉयज अर्नड लीव पेएबल ऑन रिटायरमेंट, ये इस तरह की चीजें हैं। ये सारी मैं आपको बेटा नोट्स भेज दूंगा, इसका आप पॉजिटिवली या तो प्रिंट ले लें या नोट डाउन अपने रजिस्टर में जरूर कर लें, ठीक है। अब हम आते हैं वापस बैलेंस शीट के, मैं आपको मेन चीजें समझा देता हूँ एक बारी। देखिए मेन कुछ चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए करंट लायबिलिटी में हमें समझ में आता है बेटा, करंट लायबिलिटी क्या होती है। करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच इज नॉट अ नॉन करंट लायबिलिटी और विच इज जनरली पेएबल विद इन 12 मंथ्स। वो लायबिलिटी जो जनरली एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर या 12 मंथ्स के अंदर हमें रीपे करनी होती है, वो हमारी क्या हो जाती है जी, करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी में पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बच्चे देखो जैसे यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स था, तो यह शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, वो उधार जो थोड़े टाइम के लिए। देन ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल बच्चे एक पॉपुलर वर्ड है, बार बार आपके पास आएगा, एक कैश फ्लो चैप्टर में भी आएगा, तो हमें याद रखना है। ट्रेड पेएबल का मतलब होता है क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स का टोटल मतलब क्या हो गया, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल का टोटल, इसको कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं, ट्रेड पेएबल। अदर करंट लायबिलिटीज जो कि वहां नहीं आ रही, इसमें शॉर्ट टर्म हमारे प्रोविजंस आ गए। देखिए इसका जस्ट एक तरह से अपोजिट चल रहा है। फिर एसेट्स में आते हैं, टेंजिबल एसेट्स। पहले एसेट्स में हमारे पास नॉन करंट एसेट्स, फिर फिक्स्ड एसेट्स, फिर टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में बच्चे क्या क्या आता है, विच कैन बी टच्ड एंड सीन। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी टच्ड एंड सीन। कोई एग्जांपल बताओ आप टेंजिबल एसेट्स का। बिल्कुल ठीक जी, लैंड, बिल्डिंग, प्लान, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, हमारे टेंजिबल एसेट्स के अंदर आ जाएंगे। फिर आ जाते हैं बच्चे हम इनटेंजिबल एसेट्स में। इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब विच कांट बी टच्ड एंड सीन। Intangible assets are those assets which can't be touched and seen, like goodwill, patents, trademark, copyrights। ये सारे हमारी कौन सी एसेट्स हो गए बच्चे, intangible assets। फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये हम हमारे सिलेबस में हमें वैसे करना नहीं है, मीनिंग समझा देता हूँ। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब बेटा, बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बन रही है। अगर बिल्डिंग बन गई, पूरी तैयार हो गई, फिर तो वो टेंजिबल एसेट्स में चला गया। बट बिल्डिंग बन रही है, आपका पूरा घर आप तोड़ के बना रहे हैं, दोबारा से रेनोवेशन पूरा फुल फ्लेज वो करा रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर। सेम उसी तरीके से इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, मतलब इनटेंजिबल एसेट्स अभी हमें जैसे लाइक कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, हमने उसके लिए एप्लीकेशन गवर्नमेंट को सबमिट की हुई है, बट अभी तक हमें उसका प्रूफ मिला नहीं है, वो अभी तक हमारे को मतलब हमारे नाम पे रजिस्टर नहीं हुआ है, तो वो आ जाएगा जी हमारा इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट जो कि 12 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए है। इन्वेस्टमेंट फॉर मोर देन 1 ईयर या फिर मोर देन 12 मंथ्स। डेफर टैक्स एसेट्स हमें नहीं करना। लॉन्ग टर्म लोन्स इन एडवांस, जो हमने किसी को बच्चे एडवांस दिया हुआ है। अदर नॉन करंट एसेट्स, ये भी हम देख लेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट नाम से समझ में आ रहा है, वो इन्वेस्टमेंट जो लेस देन 12 मंथ्स के पीरियड के लिए हमारे पास। इन्वेंट्री, बेटा इन्वेंट्री का मतलब क्या हो जाता है, हमारे पास स्टॉक। अब वो स्टॉक चाहे रॉ मटेरियल का हो, चाहे फिनिश गुड्स का हो, वो हो गया जी हमारा इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल बहुत पॉपुलर वर्ड है, इधर देखो ट्रेड पेएबल था करंट लायबिलिटी में। ट्रेड पेएबल में थे बच्चे हमारे पास क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, तो ट्रेड रिसीवेबल में क्या आ जाएगा, यस, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल।
कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स में बच्चे जो चीजें कैश हैं या कैश के जस्ट इक्वल हैं, लाइक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, हमने वो लोन जो शॉर्ट टर्म के लिए दिया हुआ है, और अदर करंट एसेट्स। ये देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये मैं इस तरह से आपको पूरा इसका एक पीडीएफ भेज दूंगा। हर एक चीज, जैसे इन्वेंट्री के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, ट्रेड रिसीवेबल में कौन कौन सी चीजें आती हैं, आपको सारी लिखी हुई मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए 2 मिनट में आपसे दोबारा एक दो क्वेश्चन और पूछता हूँ, बहुत इजी से आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन हमारा इसका कैसे आता है। डेटर्स बताएंगे बेटा, डेटर्स ट्राई करो। डेटर का हेड और सब हेड बताओ। डेटर किस हेड या सब हेड में आते हैं? आपके सामने बैलेंस शीट है, यहीं से आप हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बात समझ में आने लग गई। डेटर का जो हमारा सब हेड है वो ट्रेड रिसीवेबल है, और करंट एसेट्स उसका मेजर हेड हो गया। अब दूसरा हमारे पास बच्चे क्वेश्चन आया एग्जाम में, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में बोला गया करंट एसेट्स के हेड के अंदर कौन कौन से सब हेड आते हैं, तो राइट एनी टू नेम्स। करंट एसेट्स के हेड के अंदर कौन कौन से दो सब हेड आते हैं, तो आपको ये 6 दिख रहे हैं, इसमें से आप किसी दो का नाम लिख देंगे। एक इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या डायरेक्टली आपसे एक हेड और सब हेड का क्वेश्चन आ सकता है कि हेड या सब हेड बताइए। बात समझ में आई? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमांश, बात आने लगी समझ? ठीक है, मैं नोट भेज दूंगा तो काम आसान हो जाएगा। ये इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस हेड और सब हेड ही याद इसके करने हैं। चलिए बच्चों, एक बारी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, थोड़ा सा ही टाइम बचा है, फिर रीज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, रीज्वाइन कर लेते हैं। मैं इस चैप्टर का आगे वाला स्टेट पार्ट 2 करा रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए बच्चे, अब हम शुरू कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की। देखिए जी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बेटा, ये जो हमने बनाना है, ये हम बना रहे हैं पार्ट 2 शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। हमने अभी किसकी बात करी थी बच्चे? पार्ट 1 की। पार्ट 1 में क्या बनाया हमने? पार्ट 1 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट, और पार्ट 2 के अकॉर्डिंग, ओके साउंड नहीं है, एक सेकंड बच्चे, सॉरी बच्चों म्यूट था, दोबारा से समझा देता हूँ। अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की। स्टेटमेंट ऑफ जो प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, ये हमारा बनेगा पार्ट 2 शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। पार्ट 1 में बच्चे हमने क्या सीखा? पार्ट 1 में हमने क्या बनाया था? अभी बैलेंस शीट। शेड्यूल 3 पार्ट 1 बैलेंस शीट थी। शेड्यूल 3 पार्ट 2 में हमारे पास आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चे दोबारा बता रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है। इसमें देखिए अब डेबिट क्रेडिट का यूज नहीं है। फॉर्मेट लगभग हमारा वैसा ही है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। ठीक है जी, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। अब ये जो पर्टिकुलर का फॉर्मेट है बच्चे, ये समझ लेंगे। अगर ये हमने समझ लिया तो आने वाले इसके हमारे आगे भी काफी चैप्टर्स इजी इजी हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास इसमें आ रहा है जी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का बच्चे सिंपल वर्ड हो गया आपके लिए नेट सेल्स। समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपने लिखने यूज यही वाले वर्ड्स करेंगे। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है हमारे पास नेट सेल्स। ठीक है, फिर अदर इनकम। अदर इनकम का मतलब इसके अलावा, सेल्स के अलावा अगर हमारे बिजनेस की कोई इनकम है तो वो अदर इनकम में आएगी। लाइक रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज तो इसी में आ जाएगा। डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट अर्न, मतलब अदर देन दिस, अदर देन मेन जो हमारा प्रिंसिपल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इसके अलावा कोई हमारी इनकम है तो वो अदर इनकम में आ जाएगी। दोनों का टोटल करेंगे बच्चे हम, ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। देन एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेजेस, चेंज इन इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सारी सिंपल सी चीज़ें और जनरली एग्जाम में कम होती हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, यहाँ से समझते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का मतलब बच्चे, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है,
वो चीज़ें जो आप एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए खर्च कर रहे हैं। लाइक एम्प्लॉयज़ को क्या देते हैं बच्चे आप? सैलरी, बोनस। एम्प्लॉयज़ को क्या देते हैं हम? सैलरी, बोनस, ग्रेच्युटी, वो सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर आ जाएंगी। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब बिजनेस कुछ भी फाइनेंस करा रहा है। लाइक बिजनेस ने लोन लिया तो लोन के ऊपर क्या पे करेगा? इंटरेस्ट, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, वो हमारे आ जाएंगे जी फाइनेंस कॉस्ट में। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एज ऑल ऑफ अस नो, डेप्रिसिएशन तो यूज होता है बच्चे टेंजिबल एसेट्स के जब वैल्यू में डिक्रीज होता है, और अमोर्टाइजेशन का क्या मतलब होता है? जब इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है तो वो क्या कहलाता है? हमारा अमोर्टाइजेशन। अदर एक्सपेंसेस में बच्चे जो एक्सपेंसेस यहाँ पे कुछ भी हमारे पास नहीं आए, लाइक डिस्काउंट अलाउड, कमीशन अलाउड, कोरियर एक्सपेंस आ जाएगा हमारे पास, रेंट आ जाएगा, बेड डेप्ट होगा, वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाएंगी? हमारे पास अदर एक्सपेंसेस में। ठीक है, देन इस एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे, टोटल एक्सपेंस। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को हम माइनस करेंगे। टोटल एक्सपेंस से हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे बच्चे, ये मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये ए हो गया बच्चे टोटल रेवेन्यू, ये बी हो गया टोटल एक्सपेंस। ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपके पास इसकी कैलकुलेशन नहीं आएगी अभी, आपको इस चैप्टर में इन सब की कैलकुलेशन नहीं आएगी, बस हमें फॉर्मेट एक ऑर्डर में याद रखना है हमें कि किस ऑर्डर में कैसी चीजें चलेंगी और इसके भी हेड या सब हेड में क्या होगा। देखिए जी, जैसे मुझसे पूछा, ये मैंने आपको सारी चीजें एक हेड वाइज लिख दिया, यह मैं इसके भी आपको नोट्स भेज दूंगा। अब मुझसे एग्जाम में पूछा गया जी, आप बताइए इंटरेस्ट पेड कहाँ आएगा? तो इंटरेस्ट पेड बच्चे किस में आता है? हमारे फाइनेंस कॉस्ट के हेड के अंदर आता है। इंटरेस्ट पेड किसके अंदर आएगा बच्चे? फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। ठीक है, बात समझ में आई? ये बच्चे इस चैप्टर का ये मेन काम हमारा यही है। अब इस चैप्टर में इसको हमें लर्न कैसे करना है, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को, वो बात समझते हैं। बच्चे लर्न करने के लिए ना, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है हमारे पास इस चैप्टर की इलस्ट्रेशंस। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये इलस्ट्रेशन नंबर जैसे हमने 14 है बुक की, यहाँ से निकाला, 14 से भी आप पहले से कर सकते हैं, 3 से या 2 से कर लीजिए। आप ये सारी इलस्ट्रेशंस करेंगे, ओरली करनी है, बड़ी जल्दी हो जाएंगी, तो आपको सारे हेड और सब हेड बड़ी इजीली इसके याद हो जाएंगे। ठीक है, देखो जैसे कि ये एक इलस्ट्रेशन दिख रही है, नेम एनी 5 आइटम्स दैट आर शोन अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा रिजर्व एंड सरप्लस के, इसने बोला जी आप अंडर कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो अभी बच्चे मैंने सिखाया था रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन सी चीजें आती हैं हमारे पास, जितने भी जो प्रॉफिट्स होते हैं, लाइक जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, सिंकिंग फंड, सिक्योरिटीज प्रीमियम, इस तरह से बच्चे ये हमें सारा काम करना है।